हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हमारी सीरीज जो कि पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगला पार्ट, जहां हम देखेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, पावर्स में बेसिकली देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियरी पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी पावर जिसको मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और पार्डनिंग पावर। देखिए इसमें से बेसिकली जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये पार्ट है लेजिस्लेटिव पावर का। लेजिस्लेट करना यानी विधायिका बनाना, विधान बनाना, लॉ मेकिंग। तो ऑर्डिनेंस भी एक लॉ है जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। और ये जो पार्डनिंग और वीटो पावर है ये जुडिशियरी पावर का हिस्सा है, जहां पे आप जजमेंट के थ्रू डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीटो पावर एंड पार्डनिंग पावर इज अ टाइप ऑफ जुडिशियल पावर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। एम सिविल सर्विसेज आप लोगों के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुका है, जिसका स्टार्टिंग हो चुका है 25 फरवरी से, जिसमें अब तक 4 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारा जो टेस्ट सीरीज है ये होगा 30 टेस्ट का। 30 टेस्ट में 15 फुल लेंथ टेस्ट एंड 15 सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शनल 15 के और 15 फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है। अभी फिलहाल सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। इसकी फीस बहुत मार्जिनल है। इसका फीस अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो ये पड़ेगा 3000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। साथ ही साथ अगर आप फीमेल एंड मार्जिनलाइज सेक्शन है, खासकर दिव्यांग जन है, ये फीस होगा 2700। तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं emcivilservices.in, या फिर यहाँ से स्कैन करिए और सीधे आप पहुंच जाइएगा हमारे वेबसाइट में। अगर आपको हमसे मिलना है या और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फिजिकली आपको हमसे मिलना हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी मेंटरशिप चाहिए हो, किसी भी कोर्स में एनरोल करना हो, अगर आपका लक्ष्य है कि आप सिविल सर्वेंट बन के देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा योगदान आपके साथ रहेगा। तो आप आइए, हमसे जुड़िए। इसमें फ्री एनरोलमेंट भी होंगे क्लासेस के साथ। हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही है यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम के एडीईओ का, एडीईओ और एडीआई का बैच सीजीपीएससी का। ये दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 25 मार्च से 25 मार्च से। ठीक है, और पहले 3 दिन इसमें डेमो फ्री होगा, आप आके डेमो लीजिए। उसके बाद एनरोलमेंट में फर्स्ट 10 एस्पिरेंट्स को, फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन या फर्स्ट 10 एडमिशंस को ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। अधिक जानकारी आप हमारे नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं। सीजीपीएससी और यूपीएससी का जो फुल इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 13 मंथ का कोर्स होगा, जिसमें अपडेटेड कोर्स के साथ साथ आंसर राइटिंग स्किल और करेंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से। इसमें भी सेम रूल है, जो पहले रजिस्ट्रेशन होंगे आफ्टर डेमो, इसमें 1 वीक का डेमो होगा। आप 1 वीक आके डेमो लीजिए। डेमो के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एडमिशन करवाइए। एडमिशन के जो पहले 10 एडमिशन होंगे वो फुल्ली फ्री होंगे, उनको एक भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, पूरा कोर्स उनके लिए फ्री होगा। इसके अलावा बाकी इसकी जानकारी आपको क्या फी स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब वेबसाइट पे या ऑफिस में या कांटेक्ट करके आपको पता चल जाएगा। फाइनेंशियल पावर यानी वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों के बारे में जब भी हम देखेंगे तो देखिए, मनी बिल जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो सकता है बिना उनके रिकमेंडेशन के कभी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर में। तो जो प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है राष्ट्रपति की, मतलब उनके बिना अनुमति के कोई भी मनी बिल प्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता।
ठीक है, प्रेजेंट करेंगे तब जाके बिल पास होगा। तो बिल प्रेजेंट करने के लिए पहले से क्या होगा, प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होगी, मनी बिल के केस में, बजट के केस में बेसिकली। ठीक है, ही और शी कैन कॉज टू लेड बिफोर द पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो जो बजट आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जी ने या हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ओपी चौधरी जी ने पेश किया, वो बिल जो है ना वो कैसे पास होता है, क्या होता है उससे पहले। तो अभी स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम सेंटर की बात कर रहे हैं। स्टेट में गवर्नर के पास जाता है पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है राष्ट्रपति। जब स्टेट के पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझा दूंगा। बेसिकली राष्ट्रपति ही लेट करते हैं, स्टार्ट वही करते हैं, वही बताते हैं उस पूरे यूनियन बजट को पार्लियामेंट में। ठीक है, फिर वो हैंड ओवर कर देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। तो फिर उसके बाद नो डिमांड फॉर ग्रांट, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। डिमांड फॉर ग्रांट यानी पैसे के लिए जो भी ग्रांट्स जो लगता है, जरूरत लगता है, वो राष्ट्रपति के बिना रिकमेंडेशन के नहीं लिया जा सकता। खासकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना भी एक्सपेंसेस करना है ना, वो राष्ट्रपति के बिना नहीं हो सकता परमिशन के। इसके अलावा कोई एडवांस चाहिए हो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देख लिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से भी अगर कोई चीज जरूरत होती है अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो भी राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अचानक देश को कभी पैसे की जरूरत पड़ गई, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से उस अनफोर्सीन इवेंट के लिए, उस अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए राष्ट्रपति परमिशन देंगे कि निकाल लो पैसे। He or she constitute a finance commission every 5 years to recommend the distribution of revenues between center and the state. ठीक है, सेंटर और केंद्र और राज्य के बीच में जो कर का विभाजन होता है, टैक्सेस का विभाजन होता है, मनी का विभाजन होता है बेसिकली, वो कैसे होता है, वो होता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। आगे मैं बताऊंगा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे। अभी सेंटर स्टेट रिलेशन मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पार्लियामेंट और स्टेट के बारे में ज़्यादा आइडिया था नहीं, क्या लॉ होता है, कैसे बनता है। जब ये समझ आ जाएगा तो आपको आसान होगा कि फाइनेंस कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है पैसों का, क्या वो कंसिडरेशन के लिए देता है, रिकमेंडेशन क्या करता है। ठीक है, रिकमेंडेशन कर तो दिया, पर क्या वो कंपलसरी है कि नहीं है, ये सब हम जानेंगे बाद में। ठीक है, अभी जानिए कि फाइनेंस कमीशन बनाता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये था फाइनेंशियल पावर। आगे देखते हैं जुडिशियल पावर। ठीक है, जुडिशियल पावर में ही वीटो पावर भी आएगा। तो जुडिशियल पावर देखिए, सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट करते हैं, मैंने वहां भी अपॉइंटमेंट बताया था एग्जीक्यूटिव में, पर क्योंकि यहाँ पे आपको जजेस को अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, इसीलिए यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को कर रहे हैं कौन, राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, वो सीख कर सकते हैं एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। मान लेते कोई लॉ या कोई फैक्ट, जैसे अभी हमारा जो देश है वो पहले आईपीसी सीआरपीसी चलता था क्रिमिनल प्रोसीजर में, आज के टाइम में बीएनएसएस और बीएसएस होता है। ठीक है, बीएनएस होता है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य एक्ट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के नाम रखा गया और उसमें लॉज चेंज किए गए। तो उन सब लॉज में अगर जानकारी चाहिए हो राष्ट्रपति को कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है या क्या है इस लॉ के अंदर, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट से डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एडवाइस लेना, वो लॉ चेंज नहीं करेंगे, एडवाइस लेंगे। ठीक है, इसके अलावा वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन। अभी जो मैं बताया ना, बताऊंगा आगे भी, आपका पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 ये देता है आपको पार्डनिंग पावर। ठीक है, तो पार्डनिंग पावर में देखिए क्या कर सकते हैं, वो कम्यूट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, यानी आर्मी का यूनियन लॉ के द्वारा बनाया वो कोई लॉ है उसके अंदर, या सेंटेंस ऑफ डेथ। डेथ का पार्डनिंग का पावर भी राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पार्डनिंग पावर में प्रेसिडेंट के पास यही था, वही था पार्डनिंग पावर। ठीक है, जो वहां लिखा हुआ था वही चीज ये है पार्डनिंग पावर कि रिस्पाइट, रेमिशन, रिप्राइव, कम्यूट, पार्डन,
ये सब कब कर सकते हैं, किस केस में, मिलिट्री कोर्ट के केस में, यानी ठीक गवर्नर के पास ये पावर्स नहीं होते। जब हम गवर्नर पढ़ेंगे तब जानेंगे कि मिलिट्री रिलेटेड पावर्स गवर्नर के पास नहीं होते, ठीक है, पर उनके पास भी पार्डनिंग पावर्स होते हैं, ठीक, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दिए जाए, जैसे ये और ये, डेथ सेंटेंस और मिलिट्री पावर। अभी कुछ दिन पहले एक जजमेंट आया था जहां ये बोला गया था कि अब कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वहां से अगर कोई चीज दिया गया तो गवर्नर के पास भी ये पावर होगा जो डेथ सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। पार्डन मतलब पूरी तरह माफ कर दिया, क्षमादान, ठीक है, कि आपको किसी भी पार्डन किसी भी केस में किया जा सकता है, ठीक है। पार्डन मतलब क्षमादान जो होता है वो आपको किसी भी क्राइम के लिए राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक, किसी भी तरह का। लेकिन उनके जो आप चेंजेस करते हैं उनके नेचर में, मान लेते किसी को 5 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला है, ठीक है, तो उसको चेंज कर सकते हैं रिग्रेस से सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। रिग्रेस मतलब कठोर, आपने सुना होगा हिंदी मूवीज वगैरह में कि कठोर दंड दिया जाता है, ठीक है। तो कठोर दंड में यानी काम करना पड़ेगा, कंपलसरी होता है, ठीक है। इन दोनों में यही अंतर है। कठोर दंड में होता है कि आपको जब तक आप जेल में हैं तब तक आपको ड्यूटी भी सर्व करनी होगी, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि जेल की चक्की पीसना, ये सब करना, ये सिंपल केसेस में नहीं होता है, ठीक। ये केसेस कौन से केसेस होते हैं, ज्यादातर वो जो जिनको कठोर दंड मिला हुआ, उनको बिना उनके काम किए उनको बाकी चीजें नहीं मिलेगी, यानी जो भी उनको मिल रहा है सहूलियत वो उनको काम करके अर्जित करना होगा, ठीक है। तो उन सब केसेस में पनिशमेंट का नेचर को चेंज करना, ये पावर भी होती है राष्ट्रपति के पास। यानी 10 साल की जगह 5 साल कर देंगे, ठीक है, कठोर की जगह सिंपल कर देंगे, साधारण तौर पे, ठीक है, रिग्रेस सिंपल। या फिर मान लेते हैं कि पार्डन करना कि अगर चलो 10 साल का सजा मिला था, 3 साल बाद उनको लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं तो पार्डन कर दो, चलो बाकी 7 साल की सजा माफ। तो ये सब चीजें करने की पावर होती है राष्ट्रपति के पास। डेथ में आपने सुना हो कई बार, डेथ पार्डनिंग के लिए भी राष्ट्रपति के पास जाता है कि मुझे क्षमादान चाहिए, प्राणदान चाहिए, तो उस केस में कंसीडर कर सकते हैं प्रेसिडेंट और क्षमादान दे सकते हैं। पर वो भी कैसे देंगे, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। याद रखिएगा कि ये भी स्वविवेकी शक्तियां नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी ही। वीटो पावर, वीटो पावर जानते हैं, वीटो मतलब क्या, जहां पे आपका वोट देने का पावर होता है, ठीक है। तो वीटो पावर में देखिए कि 3 तरह का वीटो होता है, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंसिव वीटो और एक पॉकेट वीटो, ठीक है। हमारे देश में बेसिकली जो वोट वीटोज होते हैं वो होते हैं एब्सोल्यूट, एक और वीटो होता है क्वालिफाइड, जो यूएसए के केस में यूज होता है, ठीक है। कौन सा होता है, क्वालिफाइड का मतलब होता है टाइम बाउंड, समय सीमा निर्धारित होती है कि इतने समय में ही वो चीज करनी होगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपको विथहोल्ड करना है सिग्नेचर, तो 10 दिन में ही विथहोल्ड करना होगा। उसके बाद आप रुके हुए हैं सिग्नेचर के लिए, आपने बोला कि नहीं मैं विथहोल्ड करना चाहता हूँ या मैं उसको साइन नहीं करना चाहता हूँ, रिजेक्ट करना चाहता हूँ, तो वैसा नहीं हो सकता, कुछ रूल्स होते हैं। तो ये क्वालिफाइड रूल है, ठीक है। क्वालिफाइड जब भी टर्म आएगा मतलब कुछ ना कुछ डेट या टाइम मेंशन होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए आपके भी एग्जाम्स के लिए क्वालिफिकेशंस होते हैं ना, तो क्वालिफिकेशन में एक एज का पैमाना होता है, टाइम, ठीक है, डेट का पैमाना होता है कि इस उम्र से इस उम्र के लोग दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफाइड वीटो होता है, पर इंडिया में नहीं होता है क्वालिफाइड वीटो। इंडिया में 3 तरह का वीटो होता है, एब्सोल्यूट यानी पूरी तरह से क्वैश कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। कोई भी रूल, कोई भी जो लॉ बना या कोई भी जो बिल आया राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने, किसी भी बिल को वो विथहोल्ड कर सकते हैं। फिर सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसको, मनी बिल को। इस बिल में मनी बिल को भी विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि पहले उनसे रिकमेंडेशन किया ही जाता है, सबसे पहले उनको कंसिडरेशन के लिए दिया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि कोई भी मनी बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास ही जाता है, फिर ही वो फ्लोर पे आता है। तो जब राष्ट्रपति ने पहले सिग्नेचर करी थी, मतलब पहले हाँ ही भर दिया, तो क्यों दोबारा फिर उस पर रिजेक्शन करेंगे, ठीक है। इसलिए ये केसेस होता नहीं है ऐसा कभी केस कि कभी मनी बिल को राष्ट्रपति एंड करते हो या विथहोल्ड करते हो उस पर सिग्नेचर, ठीक है। इसे यहाँ पे अलग से लिखा नहीं है मनी बिल, लेकिन ऐसा होता नहीं, मनी बिल को कर सकते हैं
पर करेंगे क्यों? जब मैं मान लेते हैं कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैंने पहले देखा कोई बिल, मनी बिल को, और मुझे लगा कि अच्छा है, चलो आगे बढ़ा देते हैं, तो मैंने जब बढ़ा दिया तो वापस जब मेरे पास वही बिल आएगा तो मैं उसे कैसे रिजेक्ट करूंगा? ठीक है, फिर सस्पेंड करना मतलब किसी चीज को एंड कर देना, तो सस्पेंड यानी रिटर्न करना किसी बिल को। ठीक है, रिटर्न करना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो उसमें भी ये रूल है कि अगर दोबारा बिल उनके पास वापस आता है, चेंज होके आए या बिना चेंज हुए आए, तो उनको क्या करना होगा? उस बिल को पास करना होगा। ठीक है, रिकंसिडरेशन बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में के केस में भी यही होता है। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि ना तो मुझे इसको रिजेक्ट करना है, ना ही मुझे इसमें सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वो एक इनफाइनाइट टाइम, इनडेफिनिट टाइम, मतलब कोई सीमा यहाँ पे तय नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ क्वालिफाइड नहीं है। यूएसए में ये फिक्स होता है कि आपको इतने दिन में देना ही होगा सिग्नेचर करके, उस पर एक्शन लेना ही होगा किसी बिल पे, पर यहाँ नहीं होता इंडिया में। इंडिया में हो सकता है कि कोई बिल राष्ट्रपति को लगा कि नहीं मुझे इस पर विथहोल्ड नहीं करना है, मतलब मुझे इसको रिजेक्ट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर कुछ भी रिएक्शन ही नहीं दूंगा। तो एक लंबे समय तक रिएक्ट नहीं हुए तो हो सकता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, तो जब नई बिल नया कोई पार्लियामेंट में आया वापस से हाउस में, तो उस समय में उस बिल को क्वेश किया जा सकता है। ठीक है, इनडेफिनिट टाइम तक अपने पास रख लेना। मान लेते हैं कोई चीज़ आपके पास पॉकेट में आपने रख ली और आप भूल गए, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, उसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, एक्शन नहीं लेना, इसमें एक्शन लेते हैं। ठीक है, विथहोल्ड, और इसमें यही चीज़ है, विथहोल्ड मतलब कि तो सिग्नेचर नहीं करना होता है ना, पर यहाँ पे वो अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं कि मेरे को ये बिल पसंद नहीं आया इसलिए मैं साइन नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पे कुछ बताते ही नहीं कि मेरे को ये बिल पसंद आया नहीं पसंद आया, मैं रिएक्शन ही नहीं दूंगा उस पर। ठीक है, तो ये था वीटो पावर। फिर आता है पार्डनिंग पावर, आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर यानी जो भी दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट, ट्रीटीज ये सब होती हैं, वो सब सिग्नेचर किसके द्वारा होती है? इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई, एग्रीमेंट्स हो गया, ये सब कंक्लूड होता है इन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। यानी देखिएगा, जब भी राष्ट्रपति जाए चाहे नहीं जाए किसी दूसरे देश, फर्क नहीं पड़ेगा, मान लेते प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गए, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया DATA पे, डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट पे, ठीक है, DTA, ठीक, तो या फिर मान लेते हैं कि किसी साइंस का साइंटिफिक टेम्पर एक्सचेंज के लिए, कोई साइंटिफिक नॉलेज एक्सचेंज के लिए, कोई मेडिकल एक्सचेंज के लिए, कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, मिलिट्री एक्सचेंज के लिए, तो ये सब जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ये किनके बिहाफ में होंगे? राष्ट्रपति के। यानी जिस फॉर्म में वो लोग सिग्नेचर करके एग्रीमेंट दे रहे हैं, वो सिग्नेचर किसके नाम पे होगा? राष्ट्रपति के नाम पे। आर्टिकल 53 में ये दिया हुआ है कि कोई भी कार्य जो भी देश में होता है वो इन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में। ठीक है, जब भी कोई इंटरनेशनल फोरम्स होता है, अफेयर्स होता है, तो वहाँ पे उनको सबसे पहला इन्विटेशन किसी के पास आता है, तो वो आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो जाके वहाँ पे उसको अटेंड करे, मतलब वहाँ जाना जरूरी नहीं है, लेकिन इन्विटेशन सबसे पहला उन्हीं के पास आएगा। एम्बेसडर्स, हाई कमीशन, ये कोई भी है, उन सबको रिसीव करना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई देश का राष्ट्रपति है, जैसे भारत के राष्ट्रपति है, और अमेरिका का कोई एम्बेसडर है, तो सबसे पहले किससे मिलेगा? राष्ट्रपति से मिलेगा। तो ये सारा डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, अभी कुछ दिन में एक मूवी आ रही है होली के दिन, जिसका नाम है डिप्लोमेट। ठीक है, जॉन अब्राहम की मूवी है, देखिएगा। वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बताते हैं कि क्या होते हैं डिप्लोमेट्स, कौन होता है डिप्लोमेट। ठीक है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं किसी मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। तो ये था डिप्लोमेटिक रिलेशन। फिर आता है मिलिट्री पावर। ठीक है, मिलिट्री पावर सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, चाहे वो आर्मी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, तीनों बटालियंस के, या इसके अलावा जो भी इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स हो गया, या जो भी अलग से जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस की बात करो ना, पुलिस फोर्सेस नहीं, सेंट्रल फोर्सेस के हेड होते हैं या सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इनके पास ही पावर होती है डिक्लेयर वॉर। इमरजेंसी के केस में मैंने बताया था ना, तो कभी भी कोई डिक्लेयर करना हो वॉर को, तो वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं वॉर को। कहीं पे पीस करना हो, ठीक है, शांति, तो उस केस में भी वही करेंगे। ठीक है, कोई अप्रूवल हो जिसमें पार्लियामेंट रिलेटेड हो, तो ये सब कौन करेगा?
मिलिट्री पावर से रिलेटेड वो सारे कार्य करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। और लास्ट में आता है इमरजेंसी प्रोविजन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356, 365 प्रेसिडेंट्स रूल, और 360 आर्टिकल में कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, ठीक है। आपको अगर ये इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, जहां मैंने इमरजेंसीज को डिटेल में बताया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आज हमारा प्रेसिडेंट चैप्टर पूरी तरह खत्म होता है, जिसमें हमने पावर्स तक का पूरा डिटेल देख लिया। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड देन हम बढ़ेंगे पार्लियामेंट की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से हर साल हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पे साल में कभी पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन आया हो। किसी ना किसी एग्जाम में पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, जहां भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता हो। चलिए ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ ही साथ शेयर करें उनके साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ताकि उनके साथ हमारे ये लेक्चर्स के थ्रू कोई हेल्प पहुंच सके। मेरा मेन मोटिव है कि आप तक पॉलिटी को आसान भाषा में समझाना, ताकि पॉलिटी आसानी से आपको समझ में आए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मर्म समझ में आए, और उसके थ्रू आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।